चलिए गाइस शुरू करते हैं सॉल्यूशन से अगले टॉपिक को। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज आज हम वेंटो फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। और वेंटो फैक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एनी पेपर और एनी एग्जाम विच डजंट हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेंटो फैक्टर। तो ये इस चीज़ के इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, यानी इसको 100% श्योर मान के आप प्रिपेयर करो कि ये आएगा ही आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो, बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको रियलाइज होगा कि ये आसान है, राइट? अब देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें बात करना पड़ेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लिमिटेशन क्या थी। तो मैंने वेरी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो इसको बेस करके हमने चार फॉर्मूला डिराइव किया था। RLBP के लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर था। पर इन सारे केसेस में एक ड्रॉबैक थे, उस ड्रॉबैक को भी हम एक बार साथ लेके चलते हैं कि क्या था। तो मान लो हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब इसमें मान लेते हैं कि शुगर है, इसमें क्या है, शुगर है। तो शुगर एक ऐसा सॉल्यूट है जो ना तो डिसोसिएट करता है ना ही एसोसिएट करता है। तो यानी इसमें नो डिसोसिएशन, राइट, नो डिसोसिएशन, डी फॉर डिसोसिएशन, और साथ साथ ये भी लिख देते हैं देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो एसोसिएशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा, वो आप ध्यान रखो। तो शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ना तो एसोसिएशन ना तो डिसोसिएशन होता है। तो जब तक ऐसा कोई सॉल्यूट है, शुगर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तब तक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वो प्रीवियस सारे फॉर्मूले एज इट इज यूज होंगे, या आप उनको ऐसे कर सकते हो। चलो इसको देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको ये बताया जा चुका है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। वो प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, राइट? तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट ये था RLVP, ध्यान से देखना है, RLVP दैट वाज इक्वल टू XB। अब मैं इसके बारे में डिटेल नहीं जा रहा, वो मैंने पहले बताया है, तो अगर आपको ठीक से नहीं याद आ रहा है तो यू कैन गो एंड चेक आउट। दूसरा हमारा था डेल्टा TB was equal to KB was equal to KBM। तीसरा था डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। रिमेंबर ये मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ था पाई इक्वल टू MRT या CRT। MRT यानी मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था। तो ये जो चारों इक्वेशन है ये एज इट इज फॉर्मेट में तब तक लागू हो सकता है जब तक शुगर जैसा कोई सॉल्यूट है और यूरिया जैसा कोई सॉल्यूट है या फ्रक्टोज जैसा कोई सॉल्यूट है, क्योंकि इनका ना तो डिसोसिएशन होगा ना इनका एसोसिएशन होगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर कोई सॉल्यूट, अब हम यहाँ पे सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। अगर हमारे पास सॉल्यूट है, मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, चलो हम कुछ अलग ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड है, तो जैसा आप जानते हो कि कैल्शियम क्लोराइड को जैसे ही आप सॉल्यूट में डालते हो तो क्या होगा, अब ये डिसोसिएशन करेगा। सो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, डिसोसिएशन। तो जब ये डिसोसिएशन करेगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा। उस सिचुएशन को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। आपने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड को एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, तो कैल्शियम सॉल्वेंट में जाकर आयंस में टूट गया। तो आयोनाइजेशन कुछ इस तरह से होगा, एक कैल्शियम है, दो क्लोराइड है। तो अब हो क्या रहा है, देखो, जब आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो देयर वाज टाइम इक्वल टू 0। अभी टाइम 0 था, तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है कि 1 है, और इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि जब टाइम स्पेंड नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट भी नहीं होगा। लेकिन अब मान के चलते हैं कि आपका टाइम थोड़ा सा स्पेंड हुआ,
और रिएक्शन हो गया, यानी ये कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट होना शुरू हो गया। और मान लेते हैं ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, यानी टाइम मान लेते हैं T है, तो अब ये 0 मोल बचा। कितना बचा? 0 मोल। और ये डिसोसिएट होकर के ऑफ कोर्स ये बनाया हमारा, ध्यान से देखना है, ये 1 मोल बनाया, 1 मोल, और ये 2 मोल। हमें कैसे पता चला 1 मोल 2 मोल का? ये इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो इसलिए हो गया, और ये पूरी तरह खर्च हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में देखो आप ध्यान से कि ये जो ध्यान से देखना है, ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये सॉल्यूट का है आफ्टर डिसोसिएशन, तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये वाला जो है आपका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहां पर जो है ये 1 मोल, ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। तो मैं इसको यहां से नीचे लिखा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हम एक नए वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, और वो वर्ड है हमारा वैन टॉप फैक्टर। ध्यान से देखना है, अब वो वर्ड हमारे सामने आ जाएगा कि क्या है ये वैन टॉप फैक्टर। सो जस्ट पे अटेंशन, वैन टॉप फैक्टर। तो वैन टॉप फैक्टर को अब हम डिफाइन कर सकते हैं, वैन टॉप फैक्टर को पहली बात की आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज divided by theoretical colligative properties of a solute, properties of a solute। तो ये हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 0, 1, 2 टोटल 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल है। देयर आर 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल इन द ऑब्जर्व, और हमारे थ्योरेटिकल में सिर्फ 1 है, तो 3/1 मोल हुआ, यानी आई की वैल्यू है 3। तो इसका ये मतलब है कि जब भी कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट करता है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना, मैं 2 वर्ड को एक दूसरे के लिए यूज कर रहा हूं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये दोनों डिसोसिएशन के केस में बढ़ जाएगा। पहले ये 1 मॉलिक्यूल था, लेकिन ये डिसोसिएट हो गया 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, देयर 3 मोल एंड देयर 1 मोल। तो दैट्स व्हाई आई की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आई को, और वो है थ्योरेटिकल मोलर मास, theoretical या सिंपली शॉर्ट में theoretical molar mass of a substance, theoretical molar mass of solute, पूरा लिख लो आप, of solute divided by observed molar mass of solute, observed molar mass of solute। तो आप 2 तरीके से, बल्कि और भी कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो, चलो वो भी हम लिख देते हैं। जो तीसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स बने, divided by number of particles before dissociation, number of particles before dissociation, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही है, इसी को बेस बना सकते हैं। तो वैन टॉप फैक्टर एक टर्म आ गया जो उन पे लागू हो रहा है जहां पे एक सॉल्यूट इधर एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा। अभी मैंने एसोसिएशन के बारे में कोई भी बात नहीं किया है, क्यों? क्योंकि एसोसिएशन में चाहता हूं कि एक अलग से लेक्चर में आपको समझाऊं कि एसोसिएशन के केस में वैन टॉप फैक्टर कैसे निकलता है और क्या क्या रिलेशन है, राइट। एक साथ इनको जोड़ना अभी ठीक नहीं है। सो ये बातें थी वैन टॉप फैक्टर के बारे में, डेफिनेशन किया। अब हम क्या करते हैं, आई का आपको 3 फॉर्मूला दिया एंड दैट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन। अब इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं
और फिर इस पे इसका फॉर्मूला इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं कि आखिर डिसोसिएशन के केस में आई या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर डूइंग सो आई नीड टू टेक सम स्पेस फ्रॉम राइट हियर। तो वो पहले हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन ड्यू टू डिसोसिएशन, डी फॉर डिसोसिएशन, दैट्स इट। तो डिसोसिएशन की वजह से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है उस पर आकर हम बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि अगर डिसोसिएशन अगर होता है तो ये तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि उसका जो मोलर मास है, सॉल्यूट का जो मोलर मास है, मोलर मास, अब अपने एग्जांपल पे वापस आकर अभी जो हमने किया था तो हमने देखा था कि एक कैल्शियम क्लोराइड का मोल बेसिकली 3 पार्टिकल्स में टूट गया। तो क्या हो गया, मास डिवाइड हो गया, मतलब मोलर मास डिक्रीज कर गया। तो मोलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था, बढ़ गया था। there was 1 particle initially, but after dissociation it has become 3, जो हमेशा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। और तीसरी बात कि इसमें I के लिए जो वैल्यू है, यानी कि I की जो वैल्यू, I विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी वैन टू फैक्टर हमेशा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। सो I इज गोइंग टू बी वैन ऑफ, ये क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो ये डिसोसिएशन के केस में ये कंक्लूजन निकलकर सामने आता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही मैं कुछ एसोसिएशन के केस में समझाऊंगा। अब आते हैं कि आप डिसोसिएशन को अगर कैलकुलेट करते हो तो कैसे इक्वेशन निकलेगा और आई के लिए क्या रिलेशन आता है। तो मैं एक जनरलाइज इक्वेशन ले रहा हूं और उस जनरलाइज इक्वेशन पे हम इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। ए यहां पर एक रिएक्टेंट है जो n नंबर ऑफ एटम्स के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये जैसे जैसे डिसोसिएट होगा तो ये मान लेते हैं कि ये n नंबर ऑफ A+ आयंस बनाता है। चलो अब अपने कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम 0 है तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर हम देखते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 1 मोल। ये कितना है, 1 मोल है, राइट। और ये ऑफ कोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। देन अगर रिएक्शन स्टार्ट होता है तो टाइम सपोज t हो गया। ये मान लेते हैं कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वाला क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से देखना है। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको 11th क्लास से याद हो तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो मान के चलते हैं कि ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो कंप्लीटली होगा, इससे कोई मतलब नहीं। पर ये डिसोसिएट हो गया तो होगा क्या कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नाउ दिस विल बी लाइक 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इतना डिसोसिएट हो गया। अल्फा क्या है, फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। ओके, अब यहां पर क्या होगा कि n नंबर ऑफ अल्फा, ये डिसोसिएट हो गया तो ऑफकोर्स क्या हो गया कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गया। तो यहां फिर से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और ऑब्जर्व्ड है। सो ये है हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये वाला जो है आपका, ये है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो इसको मैं फिर से नीचे एक्सप्लेन करूं। दिस इज योर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब फिर से हम क्या करते हैं, आई निकालने की कोशिश करते हैं। तो आई जैसे आपको बताया गया था, आई इज इक्वल टू आई कैसे निकलेगा, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व में कितने पार्टिकल्स है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, यानी ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। सो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा और डिवाइडेड बाई, ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल कितना है, 1 मोल है तो ये 1 ही रह जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस ऐसे केसेस में आप क्या करो, आई ने निकालकर अल्फा निकाल लो। तो लेट्स अल्फा के लिए इक्वेशन बन के आ जाएगा i-1 डिवाइडेड बाई n-1।
तो ये दो रिलेशन आपके सामने आ जाता है अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आई के लिए ये और अल्फा के लिए ये इक्वेशन आ जाता है। और ये किसको दिखा रहा है? अगेन ये दिखा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ये किसको दिखा रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिसोसिएशन है वो कितना हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और उस इलेक्ट्रोलाइट के केस में बैंट ऑफ फैक्टर कितना है, आई कितना है, वो हम इसके जरिए निकाल सकते हैं। एन क्या है? अब एन पे आके बात करते हैं। वैसे पता चल गया कि एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन, बट फिर भी मैं लिख देता हूं एन इज नंबर ऑफ particles after dissociation, particles after dissociation, राइट। तो जब भी डिसोसिएशन हो तो कुछ 4-5 बातों का बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। पहला, आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा, मोलर मास घट जाएगा, राइट। और जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी ऐसे सॉल्यूट के लिए आप बात करो जहां पर सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा हो, तो इन दैट केस आपके ये सारे जो इक्वेशंस हैं, आप इन सारे इक्वेशंस में क्या करोगे? आई से इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाओगे। यानी हम इन सारे इक्वेशंस में क्या कर रहे हैं? आई से इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आई से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अब ये परफेक्टली रिक्वायर्ड इक्वेशंस है जो डिसोसिएशन के केस में किसी भी सॉल्यूट के लिए अल्फा या इवन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम बोल रहे हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट से मुझे आपको एक इक्वेशन रिमाइंड करवाना है 11th क्लास से जो आपने डिराइव किया था, वो था के और वो इक्वेशन क्या था? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। और के क्या था? ये था डिसोसिएशन कांस्टेंट ये था हमारा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कई इक्वेशन आपके सामने आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आई के लिए, दूसरा अल्फा के लिए, और तीसरा के के लिए, और चौथा ऑफ कोर्स आई के लिए जो हमने पहले लिखा हुआ था। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो डिसोसिएशन के केस में पता चलता है कि कैसे यूज करना है। ऐसा ही आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट कर जाता है, जैसे इथेनोइक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालोगे तो डाइमर बन जाएगा, तो वहां पे सारा सिचुएशन कुछ डिफरेंट बनकर आएगा। बट अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगले लेक्चर में आपको इसको ठीक से समझाऊंगा। एक चीज और बोलना चाहता हूं कि इसको देखने के बाद इन केस यू फील कि नहीं कंसंट्रेशन मेरा डाइवर्ट हो रहा है या ये क्लियर नहीं हो रहा, आई सजेस्ट कि आप इसको दोबारा देखो। कुछ चीजें एक बार में नहीं होता है। स्टडीज वन सच थिंग जहां पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो तो यू हैव टू रिपीट, यू हैव टू रिवाइज करना बहुत जरूरी है। करोगे हर बार कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होता जाएगा एंड देयर विल बी अ टाइम यू विल बी 100% श्योर कि इस टॉपिक में क्या बात हो रही है, राइट। तो अगले लेक्चर में बात करते हैं वैन ऑफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूट व्हिच अंडरगो एसोसिएशन, और इसी तरह की कुछ मिलती जुलती बातों पे आकर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।